हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम वापस मिल रहे हैं हमारे नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध। हमने हमारे पिछले वीडियो में अपवाह वेग के बारे में संबंध निकाला था, उसी का इस्तेमाल करते हुए आज हम इस संबंध को भी निकालने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना इस टॉपिक को। तो हम लोग क्या करते हैं, एक धात्विक चालक लेते हैं। तो यहाँ मैं एक चित्र बना रही हूँ और ये मैंने लिया है एक धात्विक चालक। माना स्टूडेंट्स, इस धात्विक चालक की लंबाई ली है आपने L और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला जो मैंने अभी शेड किया है ये, ठीक है। तो ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका A, दोनों तरफ समान ही होने वाला है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और लंबाई L का एक आपके पास है चालक। इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने क्या किया, इस धात्विक चालक को एक बाहर से सेल लगा दिया, ठीक है। तो हमने लगा दिया ये बैटरी या एक सेल, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे हमने पहले भी बात कर चुके हैं, यदि चालक पर आप कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो आपका E की दिशा है प्लस से माइनस, इसकी विपरीत दिशा में करते हैं अपवाह गति। तो इस दिशा में सब के सब करने लग जाएंगे गति। माना कि ये जो इसकी अपवाह गति है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिस गति से चल रहे हैं वो ले लेते हैं हम Vd। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की अपवाह गति है वो है आपकी Vd, ठीक है। और आपकी इस धात्विक चालक की लंबाई ली है अपन ने L, ओके। और धात्विक चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, धात्विक चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया है हमने A। ये चीजें हमने कुछ ले ली है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि ये जो चालक है इसमें प्रति एकांक आयतन यानी 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब, कुछ भी है ना, मान कितना होना चाहिए 1, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है हमारे पास N। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ली है स्टूडेंट्स हमने छोटा n, ये हमने माना है। यदि इस धात्विक जो आपका चालक है इसमें प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या छोटा n है तो पूर्ण यानी कि पूर्ण चालक यानी पूरे चालक में कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, कुल इलेक्ट्रॉन्स लिखना भूल गई मैं, कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 मीटर क्यूब में अगर इलेक्ट्रॉन्स है n, है ना, ये कहता है 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है n, तो इस पूरे आयतन, मैं एक बार के लिए मान लेती हूँ, इस पूरे धात्विक आयतन का मान है V। तो V मीटर क्यूब में कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, N इंटू V, ठीक है। ये कुछ इसी प्रकार है, अगर ये एक पेन आपका 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने के होंगे, 10 इंटू 5। तो 1 मीटर क्यूब में N इलेक्ट्रॉन हैं तो V मीटर क्यूब में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, N इंटू V, जहां V क्या है, आपके इस पूरे चालक का आयतन। तो हमने क्या किया, N को आयतन से, किसके आयतन से, इस पूरे धात्विक चालक आयतन से गुणा कर दिया। तो हम यहां लिखेंगे N इंटू
चालक का आयतन। क्लियर है आपको? अब देखिए इस चालक का आयतन कितना होगा, ये रफ में बताया था मैंने। इस चालक का आयतन कितना होता है? आयतन क्या होता है? आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई। आयतन क्या लिख रहे हैं हम लोग? क्षेत्रफल इंटू लंबाई। क्षेत्रफल कितना लिया आपने? a, और लंबाई कितनी ली है? l। तो आयतन की जगह लिखेंगे a इंटू l। तो ये मुझे मिलेगा कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास आया n इंटू al। ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, ठीक है। अब आपको निकालना है कुल आवेश कितना है इस पूरे धात्विक में, कुल आवेश का मान। तो स्टूडेंट्स कुल आवेश का मान क्या होता है? कुल इलेक्ट्रॉन्स, कुल आवेश कितना होगा? कुल इलेक्ट्रॉन्स इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। ये हमने पहले वाले चैप्टर में भी क्वांटमीकरण में पढ़ रखा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, ठीक है। मैंने वहाँ क्या बताया था आपको, यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। Q बराबर NE, ये अपन ने दूसरे तीसरे वीडियो में ही किया था। कुल आवेश क्या होता है? कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मान, है ना। तो इसी प्रकार इस पूरे धातुई पृष्ठ पर कुल आवेश कितना है, चार्ज कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे? कुल इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। तो कुल इलेक्ट्रॉन्स ये रखे हैं हमारे पास NaL इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान को हम लिख लेते हैं E, जहाँ E का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये निकल गया मेरे पास कुल आवेश का मान, यानी कि Q। तो ये निकला हमारे पास Q का मान, इसे लिख लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर इसकी लंबाई मानी है L, और मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है इलेक्ट्रॉन की जो अपवाह गति या अपवाह वेग है वो हमने क्या मानी है? Vd। तो स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं कि ये जो आवेश है, ये जो Q आवेश है, इन आवेश को यहाँ से गुजरने में लगा समय कितना लगेगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करता है A से, तो B तक पहुंचने में लगा समय निकाल रहे हैं। एक अनुप्रस्थ काट से निकलकर इस पूरे धात्विक चालक को पार करने में लगा समय हम निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इन आवेशों को A से B तक पहुंचने में लगा समय, हम इसे मानते हैं स्टूडेंट्स T। हमने समय क्या माना? कि माना यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय कितना है? T। तो हमको पता है समय क्या होता है? दूरी बटा वेग। समय क्या लिखते हैं? दूरी बटा वेग। दूरी कितनी तय कर रहा है ये? इसकी पूरी A से B की दूरी कितनी है हमारे पास? L। तो दूरी के स्थान पर लिखा जाएगा L बटा वेग। वेग हमने स्टार्टिंग में कितनी मानी है यहाँ पर? Vd। तो ये आ जाएगा T बराबर L बटा Vd। इसे लिख लेते हैं हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो हमको कुल आवेश और समय मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम निकालेंगे धारा। धारा परिभाषा अनुसार I होता है Q बटा T। Q का मान समीकरण नंबर 1 में रखा हुआ है। Q का मान है NaL इंटू E। तो इस Q के स्थान पर हम इसका मान रखेंगे NaL इंटू E बटा T। T का मान समीकरण नंबर 2 में लिखा है L बटा Vd। तो हम यहाँ लिख देंगे L बटा Vd। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो Vd ऊपर चला जाएगा, तो L से L कट गया और Vd ऊपर चला गया, तो हमको मिला NaE
NEVD। तो हमको I का मान मिला है NEAVD। तो यहाँ से हमने संबंध निकाल लिया है कि धारा और अपवाह चाल कैसे निर्भर करते हैं, समानुपाती। तो I समानुपाती है VD के। स्टूडेंट्स, D नीचे लिखा हुआ है, V के नीचे है VD, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका नाम है हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो धारा और VD के मध्य ये आपका संबंध निकल चुका है। हम एक और संबंध बता देते हैं आपको, यहीं पे लगे हाथ। इस VD यानी कि अपवाह वेग व विभांतर, ये क्या है स्टूडेंट्स? VD अपवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये V क्या है आपका? विभांतर। इनमें भी एक संबंध होता है छोटा सा, इसको भी अपन देख लेते हैं। हमको ज्ञात है E यानी विद्युत क्षेत्र, ये होता है V बटा दूरी। दूरी हमारे पास यहाँ पर कितनी है? L, है ना। तो E क्या हो जाएगा? कितना विभव मिला है बटा ये दूरी। तो दूरी ली है हमने L, ये हमने लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। और हमको ज्ञात है कि अपवाह वेग का सूत्र होता है VD बराबर E बटा m टॉ। ये हमने हमारे पिछले वीडियोस में निकाल रखा है, जहां आपको अपवाह वेग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई थी। अपवाह वेग का एक वीडियो बनाया गया है, उसमें आपको यह संबंध निकाल के दिया है, वहां से हमने लिखा यह संबंध, ठीक है। अब क्या करना है? इस विद्युत क्षेत्र E के स्थान पर समीकरण 1 से मान रखना है। तो E की जगह हम क्या रखेंगे? V बटा L। तो VD मुझे मिलेगा ये छोटा E, इस बड़े E के स्थान पर V बटा L, ठीक है। ये टॉ का टॉ और m बटे में है, तो ये m बटे में आ गया। तो हमको VD मिल चुका है यहाँ पर EV टॉ बटा ML। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं E टॉ बटा ML इंटू V। तो हमें यही निकालना था, अपवाह वेग और विभांतर में संबंध। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? VD समानुपाती है आपके V का, यानी कि अपवाह वेग जो है वो आपके विभांतर के समानुपाती होता है। यानी जितना अधिक आप विभांतर देंगे, यानी कि हम जितना अधिक यहाँ पर बैटरी, भारी बैटरी लगाएंगे, उतनी ही अधिक गति से आपके यह इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चलेंगे। तो VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग और ये आरोपित विभांतर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर प्राप्त होते हैं। ये हमने निकाले आज के 2 संबंध। पहला संबंध आपका VD और धारा में, और दूसरा संबंध VD और विभांतर में। तो यहाँ खत्म होता है हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे हम वापस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय बाय।